बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब तन्हाई का शिकार हो चुके हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी के नोट के बाद अब यह सवाल पैदा हो चुका है कि क्या एक बार फिर सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस की समाअत करने वाला बेंच कायम रहेगा या टूट जाएगा। और इसके साथ साथ एक दूसरा अहम मैटर है जो आपके साथ शेयर करना है, वो है मियां नवाज शरीफ को दुबई में वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है और फ्यूचर के क्या प्लान वहाँ पे बन रहे हैं, कौन सी मीशत कैसी मीशत होगी और पाकिस्तान जो है वो अगले 10 साल में कहाँ खड़ा होगा। ये सारी बातें आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस याहिया अफरीदी का जो इख्तलाफी नोट है, यानी कि नोट है, ये इख्तलाफी नोट तो नहीं है, उन्होंने एक अजाफी नोट दिया है और तजवीज़ दी है कि ये मामला जो फौजी अदालतों से मुतल्लिक है इसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच यानी कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए जो इस मामले की समाअत करे। और यही मौक़िफ़ जो है इससे पहले आ चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उनके मौक़िफ़ की भी तायीद की है। उन्होंने कहा है कि उनका भी जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे दो मोअज़्ज़ज़ जजी साहिबान के, और उनका कहना था कि ये बेंच जो है वो बेंच नहीं है चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले पे हुक्म इम्तना जारी कर रखा है और इस पर फैसला नहीं किया जा रहा और हुक्म इम्तना की आड़ में मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कानून के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी जो है उसने फैसला करना है कि बेंच की तश्कील कैसे होगी, कौन बेंच में शामिल होगा और केसेस के हवाले से मशावरत से फैसला किया जाना है। लेकिन चूँकि वो कमेटी जो है वो कायम ही नहीं की जा रही, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक तो उनके मौक़िफ़ की भी हमायत की है और इसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी सवाल अहम नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट की एक इत्माद है वो अवाम के इत्माद पे एक इमारत खड़ी है, तो लिहाजा अगर अवाम का एतमाद नहीं रहेगा तो फिर इन फैसलों की भी कोई हैसियत नहीं होगी। तो लिहाजा अवाम के एतमाद को बहाल रखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे इकदाम किए जाएँ कि जो मशावरत से नज़र भी आएँ और लोग उन फैसलों को मानेंगे भी। यानी कि उनके इस नोट के बाद अब ये सवाल पैदा हो चुका है कि क्या ये बेंच फिर टूटने जा रहा है। तो काफ़ी सारे आसार जो हैं वो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने इससे पहले जिन जजेस ने भी उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया उन्होंने उन जजेस को बेंच से अलग किया और उसके बाद जितना बेंच बचा उसके साथ मामलात को चलाया। इलेक्शन का जो मामला था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, वो बेंच देख लें वो टूटता गया और बिल आखिर 5 रुकनी पर रह गया। इसी तरह ये बेंच जो है वो 9 रुकनी से 7 और फिर 6 पे आ गया और अब एक और जज जो है वो उसका नोट आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये भी इस बेंच से अलग होते हैं, जिसके काफ़ी सारे आसार हैं कि उन्होंने अपना जो माफ़े ज़मीर है वो बयान कर दिया है, तो अब दोबारा जब इसकी समाअत होगी तो अगर वो इस बेंच से अलग होते हैं तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी। क्या 5 रुकनी बेंच ही इसकी समाअत करेगा या कि फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो नज़र सानी करेंगे, क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं वो तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। जो आइन पसंद जजेस हैं उनकी मेजॉरिटी पहले ही उनके मौक़िफ़ के साथ नहीं है, वो अलग कहीं स्टैंड कर रही है, जो कि अभी सूरत हाल बहुत सारी वाज़े भी है। इवन के जो हम ख्याल जजेस हैं उनमें भी दरार पड़ चुकी है और वो भी उनका साथ अब छोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से वो एक तन्हाई की सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल वैसी सूरत हाल बनती जा रही है जिसका इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो क्या कहते हैं उसको भुगत रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। तो अब देखें क्या जब ये केस दोबारा इसकी हेयरिंग होती तो क्या सूरत हाल बनती है, क्या चीफ साहब जो हैं वो अपने ही मौक़िफ़ पर नज़रसानी करते हैं या कि फिर मज़ीद तोड़ फोड़ का शिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। और अब बात करेंगे मियां नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल की। मियां नवाज शरीफ जो कि दुबई में मौजूद हैं और वहाँ पे शाही मेहमान की हैसियत है, उनको एक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल जो है वो मतलब जब मिल रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। और वैसे भी जो वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं और उन मीटिंग्स में जो मामला डिस्कस हो रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुस्तकबिल की प्लानिंग की जा रही है, यानी कि उनका फोकस जो है वो मुईशत है। पाकिस्तान की जो बिगड़ी हुई मुआशी सूरत हाल है इसको कैसे ठीक करना है, ये इस पर सोच विचार की जा रही है। सियासी मामला डेफिनेटली वहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, यानी कि सियासी मामला इस वक्त कि असम्बली की तहलील कब करनी है, नए इलेक्शन की डेट क्या होनी चाहिए, नए इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत जो है उसमें निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मशावरत की जा रही है, कबीना में कौन कौन शख्सियात जो हैं वो शामिल होंगी। और इसके साथ साथ सियासी जो सेटलमेंट है, यानी कि जो सीट एडजस्टमेंट है इन जमातों के माबैन, इस पूरे मामला पे इन पे भी बातचीत हो रही है। लेकिन जो मेन फोकस है वो है पाकिस्तान की मुईशत को कैसे ठीक करना है। और इस हवाले से एक तो ख़बर ये है
کہ یہ جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، یعنی کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جنہوں نے پہلے ایک وقت تھا کہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت کیا اور انہوں نے اپنے ماضی کے جو غلطیاں تھیں ان کا اعتراف بھی کیا اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اگر ایک کو مینڈیٹ ملتا ہے تو اس کا مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا اور اس کو حکومت کی جو اپنی آئینی مدت ہے وہ پوری کرنے کا موقع دیا جائے گا اور کسی بھی غیر جمہوری قوت کا اعلی کار نہیں بنیں گے۔ تو یہ اس میں موٹی موٹی چیزیں تھیں، اور بھی بہت سارا کچھ تھا، لیکن اسی طرح کا میثاق معیشت کی اب باتیں کی جا رہی ہیں، اس پر بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، چونکہ اس وقت پاکستان کو میثاق جمہوریت کے ساتھ ساتھ میثاق معیشت کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک معاشی اسٹریٹجی کے تحت آگے بڑھ سکیں۔ پاکستان کو اگلے 10 سال میں کس مقام تک لے کے جانا ہے، اس کے آج ہی جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کیے جائیں گے۔ اگر ہم آج اپنے گول جو ہے ان کو سیٹ کریں گے تو پھر ہی ہم ان کو اچیو کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام ہو، معاشی پالیسیاں جو ہیں ان کا تسلسل برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک حکومت آئے تو اس کے ساتھ ہی جو دوسری حکومت، جانے والی حکومت ہے، اس کی پالیسیاں وہیں پہ روک دی جائیں، جو ترقیاتی منصوبے شروع ہیں ان کو وہیں پہ روک دیا جائے، اور عملاً نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کو اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح ضروری ہے کہ ملک میں میثاق معیشت کیا جائے، اس سے یہ بھی ہوگا کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کا بھی اعتماد بڑھے گا، انہیں پتہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ ایک معاہدہ ہوا ہے، تمام اس کی پاسداری کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے میثاق جمہوریت کی پاسداری کی اور اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور پاکستان کے جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے 2035 والا، یہ اسی پلان کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے 2035 میں کہاں جانا ہے تو 2035 میں یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر ہوگا، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایشیا کی بڑی معیشت میں شامل ہوگی۔ تو اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ وہاں پہ کی جا رہی ہے، اور میاں نواز شریف مختلف جو معاشی ماہرین ہیں ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، سیاسی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کو جو وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آنے والے وقت میں میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہوں گے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔